नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स को चलाने वाले मुश्किल से मुश्किल नियम एक सिंपल सी नोटबुक में लिखे नोट्स से कैसे निकल सकते हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे फिजिक्स नोट्स को हम मोशन के फंडामेंटल्स पर एक बिल्कुल क्लियर गाइड में बदल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये बेसिक आइडियाज सीधे पन्नों से निकलकर कैसे सामने आते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है। मान लीजिए कोई इंसान बिल्कुल स्थिर बैठा है, तो क्या वो सच में रेस्ट पर है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यही सवाल हमें सीधे फिजिक्स के सबसे बेसिक आइडियाज में से एक पर ले जाता है कि मोशन यानी गति हमेशा रिलेटिव होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है, और बस यही एक बात आज हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसकी नींव रखती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ रेस्ट यानी विराम के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है, और ये समझने के लिए कि ये आइडियाज आते कहाँ से हैं, हम सीधे सोर्स पर चल रहे हैं, मतलब ओरिजिनल नोट्स पर। ये हैंड रिटन डेफिनेशन हमें हमारी समझ की एकदम कच्ची, अनफिल्टर्ड नींव दिखाती है। और यहाँ पर देखिए कि कैसे वो हाथ से लिखा नोट एक साफ सुथरी फॉर्मल डेफिनेशन में बदल जाता है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेस्ट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। कोई भी चीज़ हमेशा किसी दूसरी चीज़ के रिलेशन में ही रेस्ट पर होती है, चाहे वो ज़मीन हो, कुर्सी हो या कोई देखने वाला। बिना रेफरेंस पॉइंट के इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जब हम रेस्ट को समझ गए हैं, तो इसके ठीक उलट कॉन्सेप्ट यानी मोशन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, हम फिर से ओरिजिनल नोट्स पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच तो ये है कि एक को दूसरे के बिना समझा ही नहीं जा सकता। तो ये रही मोशन की बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन, रेस्ट और मोशन। लगता है यही वो फंडामेंटल जोड़ी है जो फिजिक्स में सब कुछ तय करती है। या तो कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही है, सिंपल है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? याद है हमारा सबसे पहला सवाल, वो जो इंसान स्थिर बैठा था, क्या वो असल में रेस्ट पर था? ठीक है, तो अब तक हमने ये तो पता लगा लिया कि कोई चीज चल रही है या नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? ये पूछना कि वो कैसे चल रही है, क्योंकि जैसा कि हम देखने वाले हैं, मोशन का मतलब सिर्फ एक सीधी लाइन में चलना नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा होता है। ये नोट्स मोशन को कई अलग अलग तरह से बांटते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन है। सोचिए एक ट्रेन अपनी पटरी पर जा रही है। फिर है रैंडम मोशन, जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे खेल में एक फुटबॉल। सर्कुलर मोशन किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो एक सर्कल में घूम रही हो, जैसे सूरज के चारों ओर हमारी पृथ्वी। और पीरियोडिक मोशन, वो कोई भी मोशन है जो खुद को दोहराता है, जैसे पेंडुलम का झूलना। इनमें से हर तरह के मोशन के अपने अलग नियम हैं और अपनी एक कहानी है। तो हमने मोशन को डिस्क्राइब तो कर लिया, पर अब इसे मापने का यानी मेजर करने का टाइम है। और ऐसा करने के लिए हमें फिजिक्स की भाषा सीखनी होगी। इसका मतलब है कुछ खास शब्दों को समझना जो हमें मोशन को एकदम सटीक तरीके से नापने में मदद करते हैं। मोशन को नापते समय ये शायद समझने के लिए सबसे जरूरी फर्क है। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां सिर्फ ये बताती हैं कि कितना, मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे 5 किलोमीटर। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां ये बताती हैं कि कितना और किस डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ये सुनने में एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, पर ये एक एक्स्ट्रा जानकारी यानी डायरेक्शन फिजिक्स में सब कुछ बदल देती है। और एक बार फिर देखिए कि ये कॉन्सेप्ट्स सीधे हाथ से लिखे नोट से ही निकल कर आए हैं। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगल बगल है। स्केलर और वेक्टर के बीच के फर्क को समझाने के लिए ये एक परफेक्ट जोड़ी है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, अगर कोई एक पार्क का पूरा चक्कर लगाकर अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए, तो उसने एक ठीक-ठाक डिस्टेंस तो तय किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो वहीं खत्म हुआ जहां से उसने शुरू किया था। और यही पैटर्न स्पीड और वेलोसिटी के साथ भी जारी रहता है। एक बार फिर उन हाथ से लिखे नोट्स को देखिए। स्पीड स्केलर वर्जन है। ये बस ये बताती है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है, जैसे हमारी कार के स्पीडोमीटर पर नंबर। वेलोसिटी वेक्टर है। ये बताती है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अगर वेलोसिटी मोशन का इंजन है, तो एक्सेलरेशन उसका गैस पेडल है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है,
क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डायरेक्शन में कोई भी बदलाव भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है। यही वजह है कि एक कांस्टेंट स्पीड से मुड़ती हुई कार भी असल में एक्सेलरेट कर रही होती है। और अगर एक्सेलरेशन गैस पेडल है, तो रिटार्डेशन या डीसेलरेशन उसके ब्रेक्स हैं। ये बस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जो किसी चलती हुई चीज को धीमा कर देता है। ठीक है, तो भाषा तो हमारे पास आ गई, अब ग्रामर सीखने का टाइम है, यानी मोशन के नियम। इनको डरावने फॉर्मूलों की तरह मत देखिए, इनको पावरफुल टूल्स की तरह सोचिए। ये वो इक्वेशंस हैं जो हमें एक तरह से भविष्य बताने की ताकत देती हैं, कम से कम जहां तक किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का सवाल है। और जाहिर है, ये देखने के लिए कि ये नियम कहाँ से आए, हम सीधे सोर्स पर वापस चलते हैं। यहाँ वे अपने ओरिजिनल हाथ से लिखे हुए रूप में हैं, जिन्हें क्लियरली पहला, दूसरा और तीसरा LOM या लॉज ऑफ मोशन के तौर पर लेबल किया गया है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि साइंस के कुछ सबसे बड़े आइडियाज अक्सर कागज पर सिंपल स्याही से ही शुरू होते हैं। और ये रही वो इक्वेशंस अपने साफ सुथरे फाइनल रूप में। हर इक्वेशन अलग अलग वेरिएबल्स को जोड़ती है। पहली इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम को जोड़ती है, दूसरी डिस्टेंस और टाइम को, और तीसरी वेलोसिटी और डिस्टेंस को। इन 3 टूल्स के साथ हम लगभग कोई भी बेसिक मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी तो एक बात है, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन रूल्स को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए इन सभी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें एक ठोस असली जवाब कैसे देते हैं। तो ये रहा हमारा चैलेंज, सीधा नोटबुक के पन्ने से। एक सिंपल सा सिनेरियो है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है। सवाल ये है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाती है। ये एक मुश्किल सवाल लग सकता है, लेकिन जिन इक्वेशंस को हमने अभी अभी सीखा है, उनके साथ हमारे पास इसका जवाब देने के लिए एकदम सही टूल्स हैं। देखिए, किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक 3 आसान स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। पहला, पहचानिए कि क्या क्या पता है। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे लिख लीजिए। दूसरा, अपना टूल चुनिए। सही इक्वेशन ढूंढिए जो उससे जोड़ती हो जो पता है उससे जो पता लगाना है। और तीसरा, सॉल्व कर दीजिए। बस नंबर्स डालिए और कैलकुलेट कीजिए। दैट्स इट। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो हर बार काम करता है। और ये रहा हमारा जवाब। प्रोसेस को फॉलो करने और कैलकुलेशन करने के बाद, जैसा कि ओरिजिनल नोट्स में दिखाया गया है, हमें पता चलता है कि गेंद 31.25 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। ये देखना कितना सैटिस्फाइंग है कि कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशंस एक इतने असली ठोस जवाब तक ले जाती हैं। और यहीं हम असली मुद्दे पर आते हैं। मोशन के ये सिद्धांत सिर्फ गेंदों और ट्रेनों के लिए नहीं है। ये वही नियम है जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट, गैलेक्सीज की मूवमेंट और खुद इस यूनिवर्स के डांस को कंट्रोल करते हैं। एक साधारण सी नोटबुक से लेकर सितारों तक सब कुछ इन्हीं खूबसूरत नियमों को फॉलो करता है। और इसीलिए हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है वो एक बहुत जरूरी फोर्स पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी। लेकिन क्या होगा अगर हम बस उस एक वेरिएबल को बदल दें? यही नियम मंगल ग्रह पर कैसे काम करेंगे, जहां ग्रेविटी सिर्फ 1/3 है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा क्यूरियस रहने और ये पूछने के लिए एनकरेज करता है कि क्या होगा अगर।